नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। लंबे प्रयास के बाद आजादी मिलते ही धर्म के नाम पर देश दो हिस्सों में बंट गया और जमीन पर एक नफरत की मोटी लकीर खींच दी गई। इस लकीर के कारण सदियों से कभी एक रहा मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। नफरत की इस लकीर ने दोनों तरफ के लोगों को हिंसा और अत्याचार का शिकार बनाया। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ करके विस्थापित होना पड़ा और लाखों लोगों को हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद दोनों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जिनके दिलों को जमीन पर खींची गई इस नफरत की लकीर नहीं बांट सकी और वो यही सोचते रहे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन आएगा जब दोनों मुल्कों के लोग एक साथ पहले जैसे रह सकेंगे। इसी विषय पर एक कहानी है नमक, जिसकी लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर, और यह कहानी कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम में आरोह पुस्तक के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आज की वीडियो में हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी। कहानी आरंभ करने से पहले आइए देखते हैं पाठ की लेखिका के बारे में। लेखिका का जन्म 15 फरवरी सन 1917 में अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे जर्द गुलाब, ये उर्दू की कहानी संग्रह है। लेखिका मूलतः उर्दू की लेखिका हैं। इनको कई सारे सम्मान भी मिले हैं जैसे सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का उर्दू अकादमी का पुरस्कार, इसी तरह से अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड ये भी इनको प्राप्त हुआ है। इनका निधन 18 दिसंबर 1979 को हो गया था। कहानी का परिचय। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित नागरिकों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। कहानी की मुख्य पात्र सफिया है जो भारत में लखनऊ की रहने वाली है, लेकिन उसका मायका पाकिस्तान की लाहौर में है। दूसरी पात्र एक सिख महिला है जो मूलतः लाहौर की रहने वाली हैं, लेकिन बंटवारे के बाद भारत में रह रही हैं, पर अभी भी अपना वतन लाहौर को ही मानती हैं। तीसरे पात्र पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन अभी भी अपनी जन्मभूमि दिल्ली को ही अपना वतन मानते हैं। चौथे पात्र भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त हैं, जिनका जन्म स्थान ढाका पूर्वी पाकिस्तान में है और वे अभी भी ढाका को ही अपना वतन मानते हैं। ये सभी पात्र बंटवारे के कारण भले ही अपनी जन्मभूमि से विस्थापित हो गए हैं, लेकिन हृदय से अपनी जन्मभूमि को भूल नहीं पाए हैं और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, राजनीतिक सीमाएं बेमानी हो जाएंगी और दोनों ओर के लोग पहले जैसे प्यार से एक साथ रह सकेंगे। सफिया और सिख बीबी की मुलाकात। कहानी का आरंभ सफिया और सिख महिला की मुलाकात से होती है। एक परिवार में आयोजित कीर्तन में सफिया एक सिख महिला को बार बार देखती है। उन्हें देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल वही चेहरा, वही प्यार भरा आंचल। सिख बीबी भी सफिया को प्यार भरी निगाहों से बार बार अपनी ओर देखते हुए उसके बारे में जानना चाहती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि सफिया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं और वह उनसे मिलने के लिए कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उनका वतन भी लाहौर है। वहाँ खाना, पहनावा, जिंदा दिली सब कुछ आज भी उन्हें कितना याद आता है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफिया ने सांत्वना देते हुए पूछा कि क्या वे अपने लिए लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं। जवाब में उन्होंने थोड़ी सी लाहौरी नमक लाने की इच्छा प्रकट की। लाहौर में सफिया। अगले दिन सफिया लाहौर चली जाती है। मायके में इतनी खातिरदारी होती है, उसे इतना प्यार मिलता है कि पता ही नहीं चलता कि वह 15 दिन कैसे बीत गए। अब वापस जाने का वक्त आ गया। सफिया ने सामान पैक कर लिया है। मित्रों, शुभचिंतकों और संबंधियों ने ढेर सारे उपहार दिए। उपहार में कीनुओं से भरी एक टोकरी भी मिली है। सफिया ने सिख महिला के लिए एक सेर लाहौरी नमक भी ले लिया है। विभाजन के बाद नियम के अनुसार एक देश से दूसरे देश में नमक ले जाना
गैर कानूनी हो गया था। अतः सफिया ने अपने भाई से इस संबंध में सलाह ली। सफिया का भाई पुलिस में था। उसने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। अगर कस्टम वालों को पता चल गया तो वो आपके पूरे सामान की तलाशी लेंगे, और वैसे भी भारत में बहुत सा नमक है। सफिया बताती है कि वो कौन सा नमक को छिपा कर ले जाएगी। वह तो बस प्यार की सौगात के रूप में मां समान सिख महिला के लिए थोड़ा सा नमक ले जाना चाहती है। भाई ने कहा, आप ठहरी कवि हृदय, भावुक। आप भले ही उसे प्यार का तोहफा कह लें, लेकिन कस्टम वाले तो इसे कानून के नज़रिए से ही देखेंगे। सफिया झल्ला जाती है। वह कहती है, सारे कानून कस्टम वालों के ही होते हैं कि कुछ इंसानियत मरवत के भी होते हैं। सफिया का भाई कहता है, मेरी मानिए, आप नमक नहीं ले जा पाएंगी। जो बदनामी होगी सो अलग। क्रोध और लाचारी में सफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफिया का अंतर्द्वंद। सफिया ने रात में अपना सारा सामान पैक किया। रह गई तो सिर्फ मीठे रसीले कीनुओं की वह टोकरी और लाहौरी नमक की वह पुड़िया। सफिया सोचने लगी कि अगर वह नमक को दिखा कर ले जाएगी और कस्टम वाले नहीं ले जाने दिए तो क्या करेगी? क्या होगा उस वायदे का जो उसने मां समान सिख बीबी से किया है? फिर उसे याद आया, सीमा पर आते समय उसने देखा था भारत से बहुत से लोग केले ले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू ले जा रहे थे। कस्टम वाले फलों की जांच नहीं कर रहे थे। इस तरह उसने नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाने का निश्चय किया। सामान पैक करते हुए सफिया थक गई थी। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। स्वप्नों में उसे नजर आया अपना लाहौर शहर, जहां उसका बचपन बीता था। उसकी गलियां, वहां का सौंदर्य, अपने मित्र, सगे संबंधी। नजर आई उसकी भोली भाली भतीजियां जो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी, फूफी जान अब कब आएंगी? आखिर आप वहां क्यों रहती हैं जहां हम नहीं जा सकते? फिर नजर आई सिख बीबी और लाहौर को याद कर निकले उनके आंसू। इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सब कुछ एक एक कर नजर आ रहा था। अचानक उनकी आंख खुल गई। शायद उसका पैर टोकरी में रखे ठंडे कीनुओं से छू गया था, जिसे देते हुए उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कस्टम और सफिया। अगले दिन वापस जाने के लिए सफिया रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में बैठी थी। सफिया सोच रही थी कि इतने लोग आ जा रहे हैं, लेकिन केवल वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की एक पुड़िया रखी है। उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा। अचानक सफिया को कुछ कंपन हुआ। उसे कुछ एहसास हुआ। उसने तय किया कि प्यार के इस सौगात को वह इस तरह छिपा कर नहीं ले जाएगी। उसने तुरंत टोकरी से नमक निकालकर अपने पर्स में रख लिया। जब सामानों की जांच होकर ट्रेन की ओर जाने लगा, तब वह वहां खड़े कस्टम अधिकारी के पास जाती है और नमक की पुड़िया अपने पर्स से निकालकर सामने रखते हुए सब कुछ बता देती है। कस्टम अधिकारी ने बताया कि वह खुद भी दिल्ली का रहने वाला है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान आना पड़ा। उसने नमक की पुड़िया वापस सफिया के बैग में रख दी। जब सफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अंत में उसने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस खातून को यह नमक देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सफिया सोच रही थी, एक ही जबान, एक ही सूरतें, एक ही लिबास, एक सा लहजा और एक ही अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हैं बंदूकें। अमृतसर में हिंदुस्तानी कस्टम वाले सामानों की जांच कर रहे थे। सफिया ने वहां भी नमक की पुड़िया निकाली और एक कस्टम अधिकारी के पास जाकर उसे दिखाते हुए सब कुछ बता दिया। कस्टम अधिकारी सफिया को एक अलग कमरे में ले गया, उसे सम्मान से बैठाया
और एक किताब निकाल कर दिखाई जिस पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफिया के पूछने पर उन्होंने बड़े गर्व से बताया, मेरा नाम सुनील दास गुप्त है और मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों कवियों को ही पढ़ते थे। विभाजन के पहले पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मुसलमान मित्र शमसुल ने यह किताब मुझे भेंट की थी। सुनील दास ने नमक की पुड़िया वापस बैग में रख दिया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, सुनील दास गुप्त नीचे सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इस प्रकार यह कहानी बताती है कि जमीन पर खिंची हुई लकीर राजनैतिक रूप से भले ही देश का विभाजन कर दे, पर लोगों के दिलों को नहीं बांट सकती। इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कि कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि विभाजन के बाद भी दोनों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपनी अपनी मातृभूमि को प्यार करते थे और साथ में उन्हें यह भी उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों मुल्कों के लोग एक साथ मिलजुल कर फिर से रह सकेंगे। इससे यह साबित होता है कि विभाजन की लकीर जो नफरत के आधार पर खींची गई थी, उसने भले ही जमीन को बांट दिया, लेकिन लोगों के दिलों को पूरी तरह वह नहीं बांट सकी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।